खत्म हो गया, नहीं तो एक वो बीच में डिस्टर्बेंस वाला होगा। ठीक है, स्टार्ट कर वैसे ना पब्लिक है ना, मेरे पास है एक वो आप पढ़ा लीजिए, उसके बाद चला। अच्छा, वो लास्ट में देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम चलिए, आवाज़ बैकग्राउंड आएगा, मज़ा नहीं आएगा, वो का नॉइस भी खत्म कर देगा। जैसे हम बनाते हैं वीडियो, अलग से कोई बैकग्राउंड आता है कुछ नहीं आता। दिन भर तो यही रखते हैं ना, नहीं तो देख रहे कहाँ इम्पैक्ट है। आ जाएगा। चलिए, तो आपका पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, उसके बैकग्राउंड की थ्योरी क्या थी। ठीक है, कैसे हमारा जो राज्य था वो बना, फिर से इस जो आज का हम लोग देख रहे हैं उस रूप में कैसे बना। पॉलिटी का मेरा पहला क्लास भी जब से मैं कर रहा हूँ यही था, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट या राज्यों का राज्यों का पुनर्गठन के संदर्भ में बहुत सी कमेटियां आई। भारत क्या था, अलग अलग राजवाड़ों में बटा हुआ था जब स्वतंत्र हुआ। कितने राजवाड़ों में था, आइडिया है किसी को? 562 राजवाड़ों में बटा हुआ था। 562 राजवाड़े थे। इसमें राज्यों का अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं, सारे राजवाड़े क्या होते हैं, भारत में सम्मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब स्वतंत्र होने के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता जब हमें मिल जाती है तो सभी राजवाड़ों के पास ये विकल्प रहता है कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या आप भारत के साथ रह सकते हैं। ये दो विकल्प थे। या तीसरा विकल्प ये भी था कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, मतलब अकेले आपको रहना हो तो रह सकते हैं। अब क्या होता है कि जिस हिस्से को आज का हम देख रहे हैं बांग्लादेश, जो पूर्वी बंगाल था, करजन के बारे में कल मैंने बताया, उसने बंटवारा कर दिया था। तो पूर्वी जो पश्चिम बंगाल था, आज का बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। और आज का जो वर्तमान पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान रहता है। तो पाकिस्तान दो हिस्सों में रहता है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और एक वर्तमान पाकिस्तान, दो हिस्सों में है। अब भारत के साथ क्या स्थिति आती है? भारत के साथ सब कुछ ठीक रहता है, समस्या आती है कि अभी ये जम्मू एंड कश्मीर ये जो है नहीं है, ठीक, सिक्किम नहीं है। भारत के साथ दिक्कत आती है यहाँ पे, ठीक, इधर वाला हिस्सा कौन सा है? पाकिस्तान है, और इधर वाला भी हिस्सा पाकिस्तान है। ये वेस्ट पाकिस्तान उस समय बोला करता था और ये ईस्ट पाक था। तो यहाँ पे एक, दो और एक यहाँ पे हैदराबाद, यानी 3 राज्य थे, JNK, जूनागढ़ और दूसरा जूनागढ़ के संदर्भ में ज़्यादा कोई खेल नहीं होता है। एक रेफरेंडम बन जाता है जिसमें इनकी डिमांड जो रहती है, जूनागढ़ के शासक रहते हैं, उनकी डिमांड मान ली जाती है और वो भारत में सम्मिलित हो जाते हैं। 2 राज्य ऐसे रहते हैं, इसमें एक जम्मू एंड कश्मीर ऐसा रहता है जो कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है, और एक कौन रहता है? हैदराबाद। हैदराबाद क्या कहता है? हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। समझ में आ गया? तो अब देखिए, JNK के बारे में अपन पढ़ लेते हैं पहले। JNK कहता है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन समस्या कहाँ से आती है? जैसे ही वो निर्णय लेता है, अभी क्या हुआ है, हम आज़ाद हुए हैं और अलग अलग देशों में बट गए हैं। अब क्या होता है,
जितने भी राष्ट्र हैं वो चाहते हैं कि हमारा एरिया बढ़े। अब पाकिस्तान की जो आर्मी रहती है, अब तथाकथित भी कहा जाता है कि हमारा घुसपैठ कर दिया था, तो जो पाकिस्तान की आर्मी है यहाँ पे घुसपैठ करना शुरू कर देती है। हालांकि पहले प्रलोभन दिया जाता है कि आपातकाल जब नहीं आते हैं तो यहाँ पे घुसपैठ किया जाने लगता है। अब उससे क्या होता है कि इसमें रिबल्स भी होते हैं, विद्रोह भी होने लगता है। तो राजा को लगता है कि हो ना हो हम अपना सत्ता जो है यहाँ पे बचा नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, भारत के साथ एक ट्रीटी पे साइन करते हैं, जिसको एक्सेशन ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ एक्सेशन कहते हैं। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत क्या होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ आ जाता है। अब ये वाला हिस्सा भारत के साथ आता है, लेकिन एक क्लॉज उसमें रहता है, उसको बाद में संविधान में 370 आर्टिकल के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो वहाँ का सदन होगा उसके पास अधिकार रहेगा, अगर वो चाहे तो स्वतंत्र झंडा भी अपना रख सकता है, अपना खुद का संविधान भी रख सकता है, और ये यहाँ का जो सदन है वो डिफाइन कर सकता है कि यहाँ का जो नागरिक होगा वो कौन होगा। हमने एक और इसमें जब ये चल रहा था 317 का था, उससे पहले एक और आर्टिकल की चर्चा हो रही थी, 35A की चर्चा हो रही थी। तो 35A क्या है, एक स्पेशल राइट देता है यहाँ की जो विधानसभा है कि आप ये डिफाइन करिए, ये परिभाषित करिए कि आपके राज्य का नागरिक कौन होगा। सिंपल। अब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन होता है, अब जम्मू एंड कश्मीर भारत में जाता है। डेट कौन सा है बाबू? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर को क्या होता है, भारत के साथ कौन आ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर। ये समस्या प्रिवेल रहती है, हम बार बार पढ़ते थे कि भाई पूरे भारत में एक कानून है, तो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे अलग कानून रहेगा। 370 धारा पे बाद में हट गया, और ये धारा हटने के साथ ही क्या हुआ, ये जो स्पेशल राइट मिलते थे किसको, यहाँ के विधानसभा को, वो राइट क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अभी वर्तमान कब आया था बाबू? 31 अक्टूबर 2019 जब ये कानून बनता है 370 को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाद में आप देखिएगा इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से हैं? एक इधर JNK है और इधर वाला लद्दाख है। तो ये कहानी थी किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। अब आता है हैदराबाद के जो निजाम थे उस्मान अली, वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। और दूसरा दिक्कत क्या था, वो बोल रहे थे कि भाई हमको एक हेजल रस्तु चाहिए। रीति पर सर्टिफिकेट बताइए वो ऐसी मतलब फिर एक साल पहले सर जब वहाँ का चुनाव था, हो सकता है। ठीक, तो क्या है कि अब पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उससे वो भंग हो गया। सही बोले तो अब बिहार का राजनीति का स्तर इतना डाउन हो गया है कि एक आदमी का ये स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब बताइए कौन कल कहाँ था, आज कौन कहाँ है, कौन सिद्धांत लेके कल चल रहा था, आज कौन सिद्धांत किसके साथ जाके मिल गया, तो क्या आइडियोलॉजी है भाई, तो क्या बात करिएगा। विधायक से है, अलग अलग चीजें हैं। अब एनडीए का भी वही हाल है, आपको तथाकथित महागठबंधन का भी वही हाल है। एक थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, दुनिया भर के लोग आ गए हैं। इसमें जनता कंफ्यूज है कि भाई हम करें क्या। अरे इतने सारे फ्रंट हैं, अब कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, हम लोग के बारे में नहीं सोच रहा है, युवा के बारे में नहीं सोच रहा है। 6-6 साल से अभी अपना क्या है, रिजल्ट पेंडिंग है, एग्जाम्स पेंडिंग है, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो कहा बात है भाई, अभी मेंस था दरोगा का, वो भी क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ESI का प्री नहीं हुआ, अमीन का एग्जाम नहीं हुआ, आपको बिहार पुलिस का फिजिकल नहीं हुआ, तो क्या, तो कोरोना का दिक्कत है भाई, कोरोना का दिक्कत है। इतना बड़ा आपके लिए अच्छी बात है सर, फिजिकल बना लीजिएगा। अरे
मेरे अब यही तो दिक्कत है ना, एक मेरे व्यक्तिगत से नहीं होने वाला है, पूरे लोग। अब ये पार्टियां अपने बारे में सोचने लगती हैं, समस्या यहाँ हो जाता है। वैसे आपका सलाह अच्छा है सर, आपको वक्त मिल जाएगा। चलिए, तो इतने सारे एग्जाम्स नहीं करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोरोना है, और इतने बड़े स्तर पे क्या करा ले रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, और वो भी 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चे लोग 6-6 साल तक वेट कर रहे हैं, किसी का निकल गया है मेंस, अब वो सोच रहा है कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगा, बाबूजी इंतजार कर रहे हैं जैसे ज्वाइनिंग हुआ, बब्बा के शादी लड़का बुढ़ा गया हुआ ना, 6-6 बरिस 8-8 बरिस आप लटका के रखिएगा तो क्या होगा। तो कोई हम लोग के बारे में नहीं सोचने वाला है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कैसे हमारा गणित बैठ जाए, हमको 2-4 सीट ज़्यादा मिले, हमको मंत्रालय मिल जाए। कोई बात कर रहा है मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो बॉसें हैं ना, इससे थोड़ा सा दूरी रखना पड़ रहा है। अब मतलब एक नहीं हो गया है कि बिल्कुल मोह भंग हो गया है। अब हमारे पास, आपके पास कोई विकल्प नहीं, आम जनता के पास कोई विकल्प है, जो वो लोग कहेगा उसी हिसाब से चलना है, किसी न किसी को तो देना है। ज़्यादा खुश होइएगा तो क्या करिएगा, नोटा दबाइएगा, और नोटा का कोनो औचित्य नहीं है। अरे भाई नोटा रहता है, ये नोटा ज़्यादा हो जाएगा, तो जितने लोग खड़ा है, देखिए नोटा के साथ क्या दिक्कत है। नोटा कहता है कि नॉन ऑफ द अबव, जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई उम्मीदवार हमको पसंद नहीं है, इसीलिए हम नोटा दबा रहे हैं। अब नोटा दबाने का मतलब क्या होगा कि हम किसी को नहीं दिए। अब आपका नोटा जो है किसी उम्मीदवार से जो जीता है उससे ज़्यादा भी रहेगा ना, तो भी वो जीता रहेगा। समझ में आ रहा है। मान लीजिए नोटा का 100 वोट आ गया और किसी उम्मीदवार का 90 वोट आ गया, और ऐसे ही नीचे और जो है उनका आते जाएगा, तो इस उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। मतलब नोटा ताकतवर नहीं है। अगर ये ताकतवर रहता तो दिक्कत नहीं होता। अगर ये ताकतवर रहता तो कहते कि चलिए भाई, जहाँ नोटा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ क्या होगा कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अब अगले इलेक्शन में आयु को घोषित कर दिया, क्योंकि जनता ने आपको खारिज कर दिया है। तो नोटा को तो क्या कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है। तो हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब या तो आप एक्स के साथ जाइए या तो वाई के साथ जाइए, हो सकता है उसमें अपना कुछ ना कुछ हमारा लगे कि हाँ भाई ये अपना है तो हम दे दिए। तो यही होता है। तो इसलिए पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर हाँ हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो अच्छी बात है। आइए, तो उस्मान अली साहब जो थे वो कह रहे थे कि हैदराबाद से हमको पाकिस्तान तक क्या चाहिए, गलियारा चाहिए। गली बोलते हैं ना भाई, हमारे क्या हो जाए गली दिया, झगड़ा होता है तो घर बनाने वाला रहता है, सामने वाला दे भाई हम जान किए हैं हमारे गली देवे पड़ी तब न मान जाए। तो क्या होता है कि गलियारा का डिमांड करने से सब कुछ तो ठीक था। बीपी मेनन साहब, दो नाम याद रखिएगा, ये सारे कार्य करने के पीछे दो बड़े नाम थे। एक तो उस समय के गृह मंत्री थे, कौन थे बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और दूसरे थे बीपी मेनन। ये तो पॉलिटिकल थे और ये सर्वेंट थे, मतलब एक आईएएस अधिकारी जो होता है ना वो थे बीपी मेनन साहब। इन्होंने ही क्या किया था, ये पूरा जो संरचना था, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाना, जूनागढ़ को मिलाना, अब हैदराबाद की बारी थी। तो हैदराबाद के साथ क्या हुआ, उस्मान अली को पहले खूब समझाया गया कि देखिए साहब आप मान जाइए। अब उनको क्या था कि भाई अपने आर्मी का घमंड था, भाई हमारे पास आर्मी है। दूसरा ही था कि पाकिस्तान से उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान उनका समर्थन करने आएगा। होता क्या है कि 17 सितंबर 1948 को कौन आता है, इंडियन आर्मी को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के वर्तमान गृह मंत्री रहते हैं, वो इंडियन आर्मी को ये निर्देशित करते हैं कि आप जाइए और इस हैदराबाद को चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। 15 सितंबर को क्या होता है, जाके क्या कर दिया जाता है, बोला जाता है कि आप जाके पूरा घेराबंदी कर दीजिए। अब क्या होता है, और ये अल्टीमेटम दिया जाता है उस्मान अली को, जो वहाँ के निज़ाम रहते हैं। निज़ाम का मतलब राजा, अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो सम्राट राजा कहा जाता है, और मुस्लिम समुदाय में इनको निज़ाम कहा जाता है। तो जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया था,
जब ये सेना आके बाहर लगी तभी भी उनको ये नहीं लग रहा था कि हम क्या होंगे, अरे हमारे साथ कुछ होने वाला है। अब क्या हुआ, घेराबंदी करने के बाद अल्टीमेटम दिया गया कि देखिए 48 घंटा है आपके पास, 48 घंटा में आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए और सम्मिलित हो जाइए, नहीं तो हम अपने तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो निजाम साहब नहीं सुने। अरे भाई, जब गवर्नमेंट सर पर चढ़ जाता है ना किसी चीज़ का, गुरूर हो जाए ना, तो वो इतना जल्दी टूटता नहीं है, जब तक कुछ फूटेगा नहीं। जब फूट के चकनाचूर हो जाता है ना, तब शांत टूट के जैसे कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम रहता है वो समाप्त हो जाता है 17 सितंबर 1948 को। इसी दिन भारतीय सेना आती है और पूरा उनके ऊपर हमला कर देती है और कब्जे में ले लेती है, दुश्मन ले लेती है। फिर उनसे कहा जाता है भाई मिल जाइए, अभी वो नहीं मिलेगा तो कूट के मिलाएंगे, ठीक है। अलग अलग जो बुक पढ़िएगा उसमें अलग अलग तरह से इसको व्याख्यानित किया गया, ठीक है। होता ये है कि उस्मान अली को मारा पीटा भी कई बुक में दिया गया है कि भाई क्या किया गया, तो नहीं सुने तो पिटाई भी हुआ। फिर अंततः क्या हुआ, 17 सितंबर 1948 को भारत में कौन मिल गया, हैदराबाद। तो ये 3 हमने देखा। सबसे पहला हमने देखा क्या, जूनागढ़ जो एक रेफरेंडम के तहत आ जाता है। दूसरा हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे साइन करके क्या करते हैं, राजा हरि सिंह भारत में इसको सम्मिलित करा लेते हैं। और तीसरा हमने देखा क्या, हैदराबाद में एक तरह से कहा जाए तो जबरन सैन्य कार्रवाई के बाद हम क्या करते हैं, भारत में मिला लेते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा, डेटे से सवाल पूछ लेता है कि भाई कब भारत में जम्मू कश्मीर शामिल हुआ था, कब ये हैदराबाद शामिल हुआ था। आर्मी वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ लेता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए, तो ये 3 राज्य हुए। अब आते हैं, क्या 3 राज्य भारत में सम्मिलित हो गए तो भारत की समस्याएं खत्म हो गई? भारत की समस्याएं खत्म नहीं हुई। अब क्या होता है, भारत में आंतरिक कलह उत्पन्न होने लगता है। अब इतने बड़े रजवाड़े जो हमने देखे 565 में पटे हुए थे, आज सबको एक साथ मिला लीजिएगा तो क्या होगा, एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा ना। एडजस्टमेंट में दिक्कत होता है। अब पहली चिंगारी जो होती है इसी साइड से उठती है, कहाँ से, जो मैसूर स्टेट रहता है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र रहता है, जिसको क्या कहते हैं आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र जो उस समय एक साथ रहता है। तेलंगाना आज का बट गया आंध्रा से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये सारे के सारे इसमें रहते हैं एक तमिलनाडु में। अब यहाँ पे भाषा के आधार पे क्या होता है, आपस में द्वंद्व होने लगता है, मतलब टकराव की स्थिति आ जाती है। जो तेलुगु भाषी रहते हैं उनका तमिल भाषी से नहीं पटता है, और जो तमिल भाषी रहते हैं उनका ऑब्वियस है कि आपका मेरे से नहीं पटेगा तो मेरा आपसे नहीं पटेगा, ये तो होना है, स्वाभाविक है। अब यहाँ पे क्लैसेस होने लगते हैं। अब इन सारे क्लैसेस को देखने के बाद सरकार क्या करती है कि एक कमेटी का गठन करती है, और उस कमेटी का नाम रहता है डीपी धर कमेटी। और ये कब गठित होता है, 1948 को। काहे लिए गठित होता है, इसलिए गठित होता है कि जो समस्या साउथ इंडिया में भाषा के आधार पर चल रहा है, इस समस्या का निपटारा कैसे होगा। अब जांच कमेटी बनता है, काहे हाथरस का जो समस्या है उसमें SIT बनी है ना, तो वो काहे लिए बनती है, वो बनती इसलिए है कि भाई जाइए देखिए चीज़ों को, भाई कैसे क्या हुआ था और क्या करना चाहिए, इसमें जो कानून कार्रवाई है वो क्या करना चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है, डीपी धर की कमेटी बनती है कि यहाँ जो हिंसा हो रहा है, इस हिंसा को आप समझिए और सुझाव दीजिए, जिसको हम सिफारिश कहते हैं, सुझाव दीजिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डीपी धर साहब की कमेटी बनती है, डीपी धर साहब यूपी से थे। कमेटी बनने के बाद ये सुझाव देते हैं कि देखिए वहाँ पे जो समस्या है वो भाषा के आधार पे है, और वो एक अलग राज्य मान रहे हैं भाषा के आधार पे। लेकिन अगर हम भाषा के आधार पे भारत का विभाजन करने बैठ जाएं तो भारत फिर से पहले जैसा अनेकों टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा भाषा है। तो डीपी धर साहब की जैसे ही रिकमेंडेशन आती है, वैसे ही साउथ इंडियन का भी प्रतिक्रिया आती है। जांच रिपोर्ट कोई भी सौंपता है तो जो विपक्ष वाले रहते हैं या फिर जिनके पक्ष में नहीं जाता है वो क्या कहते हैं,
कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने वैसा नहीं किया, होता है ना। तो वैसे ही साउथ इंडियन जो होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि एक नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडियन की समस्याओं को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। यानी एक उत्तरी भारत का जो इंसान है वो दक्षिण भारत के इंसान की समस्या बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है, और जो इंसान बेहतर तरीके से कोई समस्या नहीं समझ सकता है वो इंसान उसका समाधान भी बेहतर नहीं बता सकता है। तो अब क्या होता है, इस बातों से इत्तेफाक रखने के बाद एक और कमेटी है, क्लासेस यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, फिर भी मतलब जो हिंसा है वो चलते रहता है। 1949 में एक और कमेटी का गठन होता है और ये कमेटी होता है JBP। अब JBP का मतलब जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और एक साउथ इंडियन, जो इससे पहले उनका संदेह था मैं उत्तर भारतीय नहीं समझ सकता है, तो हुआ कि भाई इस कमेटी में हम एक साउथ इंडियन को भी रखेंगे। तो उन्होंने किसको रखा, प्रताप सीतारमैया को, या पताभी सीतारमैया भी अलग अलग रूप में मिल सकता है। तो पताभी सीतारमैया को रखा जाता है और ये कमेटी भी पहले समस्या को समझती है, समस्या को समझने के बाद क्या करती है, अपना सुझाव देती है, और सुझाव देती है तो इसमें भी यही सुझाव मिलता है या सिफारिश की जाती है कि भाषा के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, सिंपली। अब जैसे ही ये रिकमेंडेशन या ये सिफारिश आ जाती है उसके बाद क्या हो जाता है, क्लैसेस यहाँ और तेज हो जाती है, हिंसा है आपस में वो और बढ़ जाता है। और एक समस्या आप देख रहे होंगे, जाफना इधर एक आइलैंड है श्रीलंका, ठीक है, बता देता हूँ कि जब आप बड़े स्तर पर जाइएगा पढ़िएगा तो याद आएगा। क्या होता है कि इधर से जो तेलुगु होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, और वो क्या करते हैं, तमिलियंस को यहाँ से माइग्रेट करने पर मजबूर कर देते हैं। मान लीजिए झगड़ा हो गया दो समुदाय में, तो एक समुदाय जो कमजोर है वो कहे भाई वो काम करो, और इसे भी इधर आला से और बचन लग जाए तो भाग चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से माइग्रेट यानी प्रवास कर जाते हैं, और जाफना एक आइलैंड है, यहाँ पे आके वो बसने लगते हैं। जो समस्याएं बाद में आपको भर के आएंगे, लेके आता है, इनके लिए आप निकल करता है, ठीक है। अब यहाँ आइए, तो ये समस्या याद रखिएगा, जाफना में आके ये लोग आइलैंड में श्रीलंका के वहाँ पे बस जाते हैं। 1949 में कमेटी आती है, सिफारिशें आती हैं, समस्या जस की तस से और हिंसात्मक हो जाता है। एक घटना है जो इसमें जिक्र करना बहुत जरूरी पड़ जाता है, वो है श्री रामनवमी का। ये है 1952 की घटना। श्री रामनवमी ने क्या किया, जो ये आंदोलन चल रहे थे उन्होंने गांधी जी का रास्ता तैयार किया, जो गांधी जी का था कि भाई हम अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और ये भूख हड़ताल पे बैठते हैं और देखिए ये काम नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं काम नहीं करता है, गांधी जी अरे महाराज तो जमाना खत्म हो गया, लेकिन काम करता है, धीरे धीरे करेगा। आप सोचिए भाई त्वरित रिएक्शन हो जाए तो आपको एलोपैथी खाना पड़ेगा, फिर आप एलोपैथी बन जाइए, ठीक है। तो क्या है, श्री रामनवमी क्या करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, अनशन पे बैठते हैं और 57 दिनों के बाद इनका देहांत हो जाता है। जैसे ही इनका देहांत होता है उसके बाद क्या होता है, उनके प्रति जन समर्थन पूरे राज्य से होने लगता है। अब जैसे ही पूरे राज्य से जन समर्थन आता है सरकार को मजबूर होना पड़ता है, और सरकार अंततः 1 अक्टूबर 1953 को क्या करती है, भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन करती है। कौन सा राज्य बाबू, कौन बनता है, सही बोल रहे थे, कोई बोला है, 1 अक्टूबर 1953 को क्या कर दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है भाषा के आधार। अब खेल यही समाप्त नहीं होगा, खेल अब शुरू होगा। अब क्या है, सारी जगह से धीरे धीरे क्लासेस शुरू हो रहे थे। अब क्या हो रहा हुआ, जैसे ही इनको मिल गया, एक आदमी को मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए कि राशन का एक बात मैं कह रहा हूँ कि कोई पीडीएस डीलर है, राशन के लिए सभी लोग जा रहे हैं, रोज बोल रहा है देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, बुला रहा है, रोस्टर कर रहा है। अब क्या हुआ, राशन के लिए आप अगले दिन एक बंदा को दे दिया और दूसरे को नहीं देगा तो फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगा, बोलेगा भाई ओकरा दिला हमारा क्या बोलेगा ना। तो वही बात यहाँ पे भी होता है।
और भारत में और जगह से भी इसकी डिमांड्स आने लगती हैं कि भाई हमको इस भाषा के आधार पर क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। इन सारी समस्याओं को देखने के बाद एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम होता है फजल अली कमेटी या राज्य पुनर्गठन आयोग कह सकते हैं। और उसके जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन रहते हैं, फजल अली रहते हैं। और फजल अली यहाँ के भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद वो पाकिस्तान से आते हैं भारत में, ठीक। तो फजल अली जब आते हैं तो उनकी कमेटी बनती है 1954 में। फजल अली कमेटी 1955 में इसका रिपोर्ट आता है या ये कहिए रिकमेंडेशन आता है और 1956 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। फजल अली कमेटी 54 में गठित होती है। 55 में रिपोर्ट या रिकमेंडेशन या सिफारिश कह सकते हैं या अनुशंसा कह सकते हैं। उसके बाद इसको लागू प्रभावी कब कर दिया जाता है, 1956 में। इसके लागू होते ही भारत 14 राज्यों और 6 यूटी में बढ़ जाता है, यानी 6 यूनियन टेरिटरीज में विभक्त हो जाता है, ठीक है। हम जब आएंगे मैप पे तो इसको बताएंगे कौन कौन। एक बार पहले इस पूरी कहानी को आप सूचीबद्ध कर लीजिए, फिर अपन आते हैं। आइए लिखिए। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र होने के समय भारत राजवाड़ों में विभक्त था। 562 राजवाड़ों में विभक्त था। राजवाड़ों में विभक्त था, जिसके उपरांत 3 राज्य ऐसे थे जो भारत से अलग या स्वतंत्र रहना चाहते थे। नाम लिख लीजिए कौन कौन है। जो भारत से अलग या स्वतंत्र रहना चाहते थे। कौन कौन थे बाबू, जिन्होंने नाम लिख लीजिएगा। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और ये हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद सिटी है राजधानी। तो वो पहले साम्राज्य था एक, ठीक। जैसे हथुआ राज अपना है ना, तो इसके अंदर आते हैं मंदिर और ये राज जोड़ी कह दीजिए।
दोबारा ही हो रहा है। मेरा हो रहा है ठीक है। पंजाब, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु तो है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सही आंध्र प्रदेश में आ गया था। आइए इतना हो गया था। अब लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा जूनागढ़ को एक रेफरेंडम के साथ, जूनागढ़ को एक रेफरेंडम के साथ भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है, जिसमें वहाँ के शासक की ज़्यादातर, रेफरेंडम का मतलब होता है एक साझा समझौता, कॉमन मिनिमम मेमोरेंडम रेफरेंडम पे काम किया जाता है। ठीक है, जैसे अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी समझी ना, तो मान लीजिए अलग अलग दल है, तो वो दल एक साथ आएंगे, गठजोड़ करेंगे, तो किसी का सिद्धांत अलग है, किसी का सिद्धांत अलग है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि एक साझा जो है ना, ऐसा कार्य योजना बनाया जाए जिसमें हम सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, जिसमें वहाँ के सम्राट या राजा की ज़्यादातर जो मांगे हैं शुरू से। लीजिए, जूनागढ़ को एक रेफरेंडम के तहत भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है, जिसमें वहाँ के शासक की ज़्यादातर डिमांड्स मान लिए जाते हैं। वहाँ के शासक की ज़्यादातर डिमांड मान लिए जाते हैं, मतलब जो मांगी थी उसको मान लिए जाते हैं। प्रलोभन दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा जूनागढ़ को कि आइए आपको हम हवाई पट्टी देंगे, साथ ही साथ आपको क्या है आर्थिक सहयोग करेंगे, तो ये सारे डिमांड्स जो थे उसको मान लिया जाता है। अब आगे जम्मू एंड कश्मीर का लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था। स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था। इसी दरमियान स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। इसी दरमियान पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण, इसी दरमियान या दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण वहाँ के शासक राजा हरि सिंह, वहाँ के शासक राजा हरि सिंह घुसपैठियों के कारण मजबूर हो गए, कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ के शासक राजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक समझौता किया जिसे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के तहत ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, इधर लिख दे रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, इसी समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर भारत में सम्मिलित हुआ। ये नहीं है, लेकिन ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के तहत, इसी समझौते के तहत
भारत में शामिल हो गया। अब डेट लिख लीजिएगा, कौन सा डेट था? 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, आइए जूनागढ़ होटल, जम्मू, हैदराबाद के बारे में लिखिएगा। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। निजाम उस्मान अली हैदराबाद के निजाम उस्मान अली पाकिस्तान